अच्छा, तो लास्ट टाइम तक हमने जो काम किया था वो हमने स्प्लिटिंग तक कर लिया था। लेकिन मैंने जैसे बताया कि हमें जो है स्प्लिट नहीं करवाना था डेटा सेट, ये स्प्लिटिंग का काम जो है हमने बाद में करना है। तो अगर किसी ने टास्क 5 के अंदर, ठीक है, ये स्टेप नंबर कौन सा है, स्टेप नंबर 9 को भी कर लिया तो उसको कमेंट आउट कर दे, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपके पास जो स्प्लिटिंग वाला जो सेक्शन है वो स्किप हो जाएगा और स्प्लिटिंग हम बाद में जाके करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आज जो हम काम करेंगे, नंबर 1 हम करेंगे फीचर स्केलिंग, ठीक है। फीचर स्केलिंग से मुराद कि आपने अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको एक रेंज ऑफ, बहुत बड़ी लाइक रेंज होती है ना वैल्यूज़ की। जैसे अगर हमारे पास डेटा फ्रेम के अंदर इनकम है, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ डेटा फ्रेम के कॉलम्स कौन कौन से हैं मेरे पास एक इनकम का कॉलम होगा और उसको मैं एक्सेस करके देखूंगा तो उसकी जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरह के कॉलम से बचने के लिए कि हम उनकी जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ है उनको एक छोटी रेंज में ले आएं, उसके लिए हम फीचर स्केलिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है ये कॉलम वाला आपको दिखाता हूँ, इनकम वाला कॉलम। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं क्या है, 2,61,000, ठीक है। ये है 22,85,000, 2,35,000, यानी कि हमारे पास जो इनकम की जो वैल्यूज हैं उनकी रेंज लैक्स के अंदर जा रही है, ठीक है। अगर इसी को कंपेयर करो आप हार्ट अटैक रिस्क वाले कॉलम के साथ, और तो इस कॉलम की जो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज हैं वो 0 और 1। तो एक ऐसा कॉलम है कि जिसकी वैल्यूज बहुत ही बड़ी बड़ी हैं और एक ऐसा कॉलम है जिसकी वैल्यूज बहुत छोटी हैं और 0 से 1 के दरमियान लाई कर रही हैं। तो जब हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर इस तरह की वैल्यूज जाती हैं तो हमारा जो मशीन लर्निंग का जो मॉडल है वो क्या समझता है कि ये जो बड़ी इनकम वाला कॉलम है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है वैल्यूज की। तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देता है और उससे जो है ना हमारी जो प्रोडिक्शंस हैं वो ख़राब होने लग जाती हैं, हमारा जो मॉडल है उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। इस वजह से हम फीचर स्केलिंग अप्लाई करते हैं अपने कॉलम्स के ऊपर। फीचर स्केलिंग हम क्या है, प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द रेंज, हम इनकी जो रेंज है ना इसको 0 से 1 या फिर एक ऐसी रेंज में ले आएंगे जो छोटी हो, लेट्स से कि 0 से 10 के दरमियान मिन मैक्स स्केलर और इस तरह के मुख्तलिफ तरीके हमारे पास मौजूद होंगे कि जो इस कॉलम की वैल्यूज हैं उनको एक ऐसी रेंज में ले आए जो कि छोटी हो, ठीक है। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि फीचर स्केलिंग इज अप्लाइड ऑन द कॉलम्स जिनके पास लार्ज रेंज ऑफ वैल्यूज है। जैसे अब हार्ट अटैक रिस्क वाला कॉलम है उसके ऊपर फीचर स्केलिंग नहीं अप्लाई करेंगे, उनके ऊपर हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम किस किस कॉलम के ऊपर फीचर स्केलिंग अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास डीएफ के पास जितने कॉलम्स हैं मैं यहाँ पे देखता हूँ तो काफ़ी सारे कॉलम्स हैं। अब हर एक कॉलम के तो मैं नहीं अप्लाई कर सकता फीचर स्केलिंग, मैंने देख लिया कि मुझे हर एक के ऊपर कॉलम के ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग के ऊपर मुझे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसके भी जो है सिर्फ दो ही वैल्यूज़ हैं, उसके अंदर 0 है और 1 है, इसके ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनकम है जैसे, या फिर एज का कॉलम है, ठीक है, इनके ऊपर करने की ज़रूरत है क्योंकि इनकी वैल्यूज़ जो हैं बड़ी हो सकती हैं। तो उनको हम देखते हैं। हम ये देखते हैं कि सबसे पहले कि ऐसे कॉलम्स जिनकी जो है ना नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू से मुराद के, जैसे ये एक यूनिक वैल्यू है 67, 21 एक यूनिक वैल्यू है 21। तो ये यूनिक वैल्यूज अगर 10 से बड़ी हो जाएंगी तो यानी कि इसके अंदर काफ़ी सारी मुख्तलिफ वैल्यूज आ रही हैं। जैसे कि डी एफ स्मोकिंग, इसकी यूनिक वैल्यूज कितनी है, सिर्फ और सिर्फ दो होंगी। कौन कौन सी दो वैल्यूज हैं, डी एफ स्मोकिंग और डॉट यूनिक का फंक्शन इस्तेमाल करूंगा तो मुझे वैल्यूज दिखाएगा 1 और 0। इस कॉलम में सिर्फ दो यूनिक वैल्यूज हैं। लेकिन इनकम वाला कॉलम लूँ मैं, इसके अंदर काफ़ी सारी यूनिक वैल्यूज हैं और नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज देख लेते हैं वो कितनी है। आप 8,000 के करीब यूनिक वैल्यूज है। तो हमें एक ऐसे, हम उन तमाम कॉलम्स को टारगेट करेंगे जिनकी जो नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज जो हैं वो 10 से बड़ी हैं, फिर उन कॉलम्स को हम स्केल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे एक कोड लॉजिक लिखते हैं जैसे अभी यहाँ पे लिखी हुई है कि हम अपने डेटा फ्रेम में से हर उस कॉलम को टारगेट करें कि जिसकी यूनिक वैल्यूज क्या हैं 10 से बड़ी हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डी एफ डॉट, अब किसी स्पेसिफिक कॉलम को नहीं ले रहा तो मैंने यहाँ पे कॉलम को नेम को स्पेसिफाई नहीं करूंगा इस जगह पे, अब ठीक है, कोई नेम कॉलम का नहीं स्पेसिफाई कर रहा, सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि तमाम के तमाम कॉलम्स को ले लो और उनकी जो यूनिक वैल्यूज है वो मुझे शो कराएगा। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये देख रहा है कि एज के अंदर 73 यूनिक वैल्यूज हैं, कोलेस्ट्रॉल जो है उसके अंदर 281 यूनिक वैल्यूज हैं, हार्ट हार्ट रेट के अंदर 71 है, डायबिटीज के अंदर 2 वैल्यूज हैं। तो इस वाले कॉलम को बेसिकली मुझे क्या नहीं करना, स्केल नहीं करना, इस वाले कॉलम को भी नहीं करना।
इसको भी नहीं करना, लेकिन इसको करना है। इसके पास तकरीबन 8,000 यूनिक वैल्यूज हैं। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं कि df.n यूनिक, इसके आगे ही कंडीशन लगाते हैं कि अगर ग्रेटर देन 10 है। अब ये मुझे दिखा रहा है कि हाँ जी, एज के पास जो है 10 से ज़्यादा यूनिक वैल्यूज हैं, इसके पास भी ज़्यादा यूनिक वैल्यूज हैं, और हर एक, और इसके पास नहीं है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ इसका, और मैं कहता हूँ n नंबर ऑफ यूनिक 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 10। ठीक है। n यूनिक क्या है, 10 है, यानी कि वो एक वेरिएबल बना दिया और ये तमाम वैल्यूज को इसमें स्टोर करा देते हैं। सेकंड, अब हमें करना क्या है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया वो तमाम के तमाम कॉलम्स जिनके पास मोर देन 10 यूनिक वैल्यूज हैं। ठीक है। ये क्या, ये हमें मदद करेगा कि हम जो है बाइनरी कॉलम्स जो मैंने बताए थे ना, जिनके जैसे स्मोकिंग वाला था, उसको वो एक बाइनरी कॉलम है ना, तो उसको हम स्केल नहीं करेंगे, उसके पास सिर्फ दो वैल्यूज हैं, उनको स्केल नहीं करेंगे। अब हमने उन तमाम कॉलम्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि जिनके पास 10 से ज़्यादा यूनिक वैल्यू है। स्टेप वन का ही जो कंटिन्यूशन है उसके अंदर है कि अब आपने इन तमाम कॉलम्स की नेम्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे n यूनिक 10 को प्रिंट कराऊं, तो इसमें जैसे कोलेस्ट्रॉल का, सॉरी कोलेस्ट्रॉल नहीं, स्मोकिंग है। ठीक है। अब इसको रिमूव करना है, मुझे सिर्फ ये वाले नाम चाहिए जो कि ट्रू हैं, बाकी इनको नहीं चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर किसी को याद हो कि हमने टास्क नंबर 2 या फिर 3 के अंदर डॉट लोग का फंक्शन पढ़ा था। ठीक है। हमने एक टास्क दिया था, लोकेशन फाइंड करनी थी, आपने तमाम पहली 5 रोज, और आपने लेनी थी मेरे ख्याल से, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे डॉट लोग का होगा फंक्शन। तो हाँ, हमने फाइंड करनी थी, सबसेट करनी थी, स्लाइस करना था डेटा फ्रेम को, तमाम रोज और पहले 5 कॉलम है ना, इस तरह से यूं करके हमने इस्तेमाल किया था। अब हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल उसी तरह से स्लाइसिंग करेंगे डेटा फ्रेम में। और मैं ज़रा नीचे जाऊँ अपने वापस कोड के तरफ, तो देखते हैं कि हम किस तरह से स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे था मैं। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, तमाम रोज चाहिए। ठीक है। रोज क्या चाहिए मुझे, सारी की सारी रोज चाहिए। अब कॉलम कौन कौन से चाहिए, कॉलम मुझे वो वाला चाहिए कि जिनके आगे ट्रू लगा हुआ है। ठीक है। ये वाला कॉलम चाहिए, ये वाला कॉलम चाहिए, लेकिन ये वाला कॉलम नहीं चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे n यूनिक 10 को पास करूंगा ना, तो उसको पता है कि ये जो, क्योंकि है ये एज जो है ये ट्रू है, तो इसको मैंने रखना है। कोलेस्ट्रॉल ये भी ट्रू है, ये रखना है, ये भी रखना है, लेकिन ये फॉल्स है तो इसको नहीं रखना है यहाँ पे। तो उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। df.log हमने तमाम रोज नहीं, किस किस की तमाम रोज ले रहे हैं, इस वाले कॉलम की नहीं लेंगे, लेकिन सिस्टोलिक वाला जो कॉलम है उसकी तमाम रोज ले लेंगे, और इस तरह से ये हमारे पास शो करेगा। अब अगर मैं इसको रन करूँ, तो ये दिखा रहा है कि हमने तमाम एज वाला कॉलम लिया, उसकी तमाम रोज मेरे पास मौजूद हैं। और ये क्योंकि ट्रू दिखा रहा था ना ऊपर पीछे n यूनिक 10 में, तो इस वजह से इसको उसने यहाँ पे शो कराया। कोलेस्ट्रॉल भी ट्रू था, हार्ट रेट भी ट्रू था, तो ये तमाम वो कॉलम्स आ गए कि जिनके ऊपर हमने अब वो करनी है, स्केलिंग करनी है इन कॉलम्स के ऊपर। ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? हमारे पास कौन कौन है यहाँ पे मीटिंग में? तो यार हम मुस्तफ़, यूनिक को तो 10 ही ले रहे हैं, कोई ज्यादा या कम नहीं ले सकते, ये लाजमी 10 लेने। अच्छा, यूनिक 10 लेने का मकसद ये था कि देखो, डाइट वाला कॉलम है ना, डी एफ डाइट में दिखाते हैं। ठीक है। और इसके अंदर यूनिक लिखता हूँ। तो ये जो डाइट वाला कॉलम है इसके अंदर 3 यूनिक वैल्यूज है, 1 2 3। इसी तरह से एक और कॉलम है मेरे पास, आई थिंक वो है स्ट्रेस लेवल। ठीक है। स्ट्रेस लेवल भी क्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 से लेकर 10 तक उसकी रेंज है कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना है। कोई बंदा आपसे पूछ रहा है, आप बताते हैं जी स्ट्रेस लेवल 1 है, और या फिर 2 है 3 है, उस हिसाब से आप बता दोगे। तो इस कॉलम को अब आप खुद सोच के बताओ कि यार इसको मुझे स्केल करने की ज़रूरत है या नहीं। इसकी वैल्यूज आप देख रहे हो कि 1 से लेकर 10 तक इसकी रेंज है वैल्यूज इस कॉलम की, है ना। तो इस कॉलम को तो मुझे स्केल नहीं करना, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि ऐसे कॉलम्स मेरे पास मौजूद हैं कि जिनकी यूनिक वैल्यूज हैं अगर 10 से बढ़ जाती हैं तो उनकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो मैंने एक कंडीशन लगा दी, लाजमी नहीं कि 10 ही हो, लेकिन आप कभी कभी आप इस तरह से देखते हैं कि अच्छा, ये एक ऐसे कॉलम्स है मेरे पास कि अगर उनकी उनके तो काफ़ी सारी वैल्यूज आ रही है ना यूनिक, तो उनके अंदर यानी कि रेंज हो सकता है कि ज़्यादा आ रही है, तो उन सबको मैं पकड़ के स्केल कर देता हूँ। तो मैंने भी यहाँ पे यही किया है। मैंने देखा कि एक एक करके नहीं देखा, लेकिन बस मैंने कहा कि एक जनरल कॉन्सेप्ट ले लिया कि जी अच्छा, जो भी कॉलम जिसके पास 10 से ज़्यादा यूनिक वैल्यूज हैं उन सबको पकड़ो,
और उन सबको ना स्केल कर देंगे हम बाद में जाके। तो मैंने ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस थी। मैंने इसमें लेट्स से कि 5 भी ले सकता था कि उसके अंदर फिर ये स्ट्रेस लेवल वाला भी कॉलम इंक्लूड होता। कहाँ गया ये? अच्छा, शायद मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन वो स्ट्रेस लेवल वाला कॉलम भी उसके अंदर इंक्लूड होता है, लेकिन मुझे उसको नहीं करना। उसकी ऑलरेडी जो है, क्या कहते हैं, उसकी जो यूनिक वैल्यू है तकरीबन 1 से लेकर 10 तक के दरमियान लाई करती है, तो मुझे उसको चेंज नहीं करना फिलहाल। इस वजह से मैंने उसको 10 ही रखा। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ तक किसी का कोई सवाल ही, मैं आगे मूव करता हूँ। हाँ, कोई पूछ रहा था? यार इस तरह से ना वो जिनकी वैल्यूज जो है वो 10 से ग्रेटर देन है वो तो सारी अननेसेसरी हो जाएंगी एक तरह से। मतलब अननेसेसरी किस सेंस में अननेसेसरी हो जाएंगी? देखो आप जब अपने डाटा में वही वैल्यूज ले रहे हो जो मतलब कि 10 के राउंड अबाउट हैं, तो बाकी को हम एक तरह से ड्रॉप ही करवा रहे हैं ना, मतलब उसे आगे नहीं लेके चल रहे। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं आगे दिखाता हूँ। हम अभी, ये डेटा फ्रेम ऐसे है कि मुझे इनके कॉलम नेम्स चाहिए थे एक्चुअली। ठीक है, ये तमाम कॉलम नेम्स चाहिए। वैल्यूज को हम बाद में स्केल करेंगे, हम इनको ड्रॉप नहीं करा रहे किसी। ये पूरा डेटा फ्रेम है ना मेरे पास। ठीक है, इसके अंदर तकरीबन 49 कॉलम्स हैं, 49 कॉलम्स हैं। इनमें से किसी कॉलम को ड्रॉप नहीं कराया मैंने, इस कॉलम को भी ड्रॉप नहीं कराया फिलहाल। मैं एक अलहदा से वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, एक अलहदा वेरिएबल बना रहा हूँ, और उसके अंदर मैं उन तमाम कॉलम्स के नेम स्टोर करूंगा कि जिनके पास 10 से ज़्यादा यूनिक वैल्यूज हैं, यानी कि उनकी रेंज काफ़ी बड़ी है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है कोलेस्ट्रॉल है, इसकी रेंज 100 से लेके थाउजेंड्स के दरमियान हो सकती है फॉर एग्जांपल। और लेट्स से कि यहाँ पे इनकम है, ठीक है, इसकी जो रेंज है ये लैक्स के अंदर है। लेकिन एक और कॉलम है एक्सरसाइज आवर्स पर वीक, इसके अंदर जो रेंज ऑफ वैल्यूज है ये, एक बंदा कितने वीक में कितने एक्सरसाइज कर सकता है, लेट्स से कि 2 घंटे, 4 घंटे, मैक्सिमम 10 घंटे। यहाँ पे रेंज जो है काफ़ी कम है। लेकिन क्योंकि मैंने कंडीशन लगाई हुई थी कि हमारे पास 10 से ज़्यादा यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, मोर देन 10 यूनिक, इसके पास काफ़ी यूनिक वैल्यूज होंगी। लेट्स से कि कोई बंदा 4.1 आवर करता है, कोई 1.8 आवर कर रहा है, तो इसके अंदर काफ़ी यूनिकनेस है। लेकिन इसको भी स्केल कर दूंगा। स्केलिंग अगर आप कर देना इन वैल्यूज की, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्चुअल आपका हदफ क्या है, आपका जो गोल है वो ये है कि आपने ऐसे कॉलम्स जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी है उनको पकड़ना। ठीक है। ठीक हो। हाँ, तो वंस अगेन मैं ये रिपीट कर देता हूँ कि हमने जो है ये यूनिक वैल्यूज को देख क्यों रहे हैं। यूनिक वैल्यूज को इस वजह से देख रहे हैं ताकि उन तमाम कॉलम्स के नेम्स आ जाएं, वो तमाम कॉलम आइडेंटिफाई हो जाएं कि जिनके अंदर जो है ना काफ़ी सारी यूनिक वैल्यूज़ हैं। जैसे एज है, कोलेस्ट्रॉल है, इनके अंदर काफ़ी सारी यूनिक वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब इन तमाम कॉलम्स को हमने स्केल करना होगा, इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको 0 से लेके 1 तक, या फिर जो भी स्केलिंग पैरामीटर हम पास करेंगे उसके दरमियान में लेकर आना है मुख्तलिफ टेक्निक्स के जरिए। लेकिन सबसे पहले काम यह है कि आप आइडेंटिफाई करें ऐसे कॉलम्स कि जिनकी जो रेंज है बहुत ज़्यादा बड़ी है। मेरे पास जैसे ये इनकम का कॉलम था, ये इसकी रेंज काफ़ी बड़ी है। और किसकी बड़ी है हमारे पास, ठीक है, एज वाला कॉलम है, उसकी काफ़ी रेंज बड़ी है। तो इन कॉलम्स को हमने क्या करना है, स्केलिंग करनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, हमें इन कॉलम्स की नेम चाहिए, गेट द नेम्स ऑफ द कॉलम्स। ठीक है, तो हम डॉट कॉलम्स का फंक्शन इस्तेमाल, एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक डेटा फ्रेम है ना। आप देख रहे हो कि जब मैंने इसको रन कराया, अगर मैं इसको रन दोबारा से कराऊँ, तो ये एक डेटा फ्रेम है। इस डेटा फ्रेम के ऊपर डॉट कॉलम्स का फंक्शन इस्तेमाल हो सकता है, एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे लगाऊंगा तो ये तमाम कॉलम्स आ गए कि अब जिनको मैंने ट्रांसफॉर्म करना है, कि जिनकी वैल्यूज को मैंने चेंज करना है। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, कॉलम्स टू स्केल इक्वल टू दिस। ठीक है, अब ये मेरे पास कॉलम्स टू स्केल के अंदर ये तमाम कॉलम नेम्स आ जाएंगे। अब आगे जाके इनको स्केल करेंगे। फिलहाल हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने, अच्छा, इन इन कॉलम्स की जो है ना वैल्यूज को चेंज करना है, स्केलिंग करनी है इनके ऊपर, लेट्स से। तो किसी का कोई सवाल यहाँ तक स्टेप नंबर 1 के हवाले से हो? मुश्तबा, आपको समझ आ गई है? अच्छा, मुश्तबा मेरे ख्याल से है नहीं यहाँ पे, तो मैं नेक्स्ट पे मूव करता हूँ। स्टेप नंबर 2, कि हमारे पास जो है डेटा के अंदर इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। नंबर 1, हमारे पास स्टेप 2 में करना क्या है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। हमने चेक करनी है कि हमारे पास जो वैल्यू काउंट्स, हमारा जो वाई वेरिएबल है, वाई वेरिएबल, टारगेट वेरिएबल कह लीजिए, वो कौन सा है, हार्ट अटैक रिस्क का।
ठीक है, इसके ऊपर हमने प्रेडिक्शन लेनी है ना, हमने प्रेडिक्ट करना है कि किसी बंदे को हार्ट अटैक रिस्क है या फिर नहीं है। तो पहले तो हम इसकी वैल्यू काउंट्स एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ हमारे डेटा सेट में क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वाई डॉट वैल्यू काउंट्स, ठीक है, और मैं इसको रन कराता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये मुझे दिखा रहा है उसकी काउंट्स। अगर मुझे परसेंटेज में देखना हो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ये पैरामीटर पास करूंगा तो वो मुझे परसेंटेज के अंदर बताएगा। तो परसेंटेज कितनी बन रही है, 65% वैल्यूज क्या है 0, और 35% वैल्यूज क्या है 1 के बराबर। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि डेटा सेट के अंदर इम्बैलेंस किस तरह से है कि एक वैल्यू जो है 0 वाली वैल्यू, उसकी उसकी जो तादाद है काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ऐसे पेशेंट आपके पास बहुत ज़्यादा हैं कि जो जिनको हार्ट अटैक रिस्क नहीं है, और बहुत थोड़े पेशेंट ऐसे हैं जिनके पास हार्ट अटैक रिस्क मौजूद है, जिन जो क्या एट द हार्ट अटैक रिस्क में है। तो अब हमारे पास ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हुआ है डेटा सेट में, इसको हम ओवरकम कैसे करें, और इसका हमारे मॉडल के ऊपर नुकसान क्या हो रहा है। जब आपके पास एक ही किस्म की तमाम वैल्यूज हैं तो आपका जो मॉडल है उसी चीज़ को लर्न करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे पेशेंट्स का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जिनको हार्ट अटैक रिस्क नहीं है, तो वो हमेशा से ये उसको समझेगा कि ज़्यादातर उसको वैल्यूज जब भी प्रिडिक्ट करेगा, वो कहेगा कि ये जो पेशेंट है इसको हार्ट अटैक रिस्क नहीं है, इवन को हो सकता है कि उसको हो। तो यहाँ पे इम्बैलेंस को खत्म करना है हमें, जो है 50-50, या फिर लेट्स से कि एक ऐसी रेंज ऑफ वैल्यू चाहिए कि हमारे पास जो है ना 50% वैल्यूज ये वाली हो, 50% वैल्यूज हमारे डेटा सेट में ये हो। करंटली हमारे पास डेटा सेट में इम्बैलेंस मौजूद है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास 65% वैल्यूज ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक रिस्क नहीं है, और 35% ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक रिस्क है। इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, हमारा मॉडल सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको काफ़ी सारी वैल्यूज जो हैं एक ही किस्म की मिले जा रही हैं, तो एक ही किस्म के लर्निंग परफॉर्म करेगा, उसको दूसरी किस्म की जो है लर्निंग परफॉर्म ही नहीं करवाई गई है। तो दु- अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हमें ना इनकी जो है परसेंटेज को बराबर लेके आना है। हमारे पास जो है हार्ट अटैक रिस्क वाले बंदे 50% हो जाएं, और जिन लोगों का हार्ट अटैक रिस्क नहीं है वो भी 50% हो जाए, 50-50 हमारे पास डेटा सेट होगा। तो अब हमारे पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी दोनों तरफ की, ठीक है। उससे हमारे मॉडल की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। सेकेंड, अब हमारे पास स्टेप टू तो यहीं पर था कि हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे पास इम्बैलेंस कितना है हमारे डेटा सेट में। थर्ड स्टेप, अब हमें इस इम्बैलेंस को ख़त्म करना है। उसके लिए हम करते हैं स्मोट का फंक्शन इस्तेमाल। स्मोट का मतलब होता है सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर, आई थिंक यहाँ पे अगर इसका दिया हो, मैं भूल गया इसकी जो है टर्म क्या थी। स्मोट को मैं यहाँ पे देख भी लेता हूँ कि क्या है स्मोट इन एमएल, ठीक है। वंस अगेन देखता हूँ, हाँ, सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक। तो स्मोट इसको कहते हैं। हम क्या करते हैं, एक सिंथेटिक जो है ना वो डेटा सेट क्रिएट करते हैं। सिंथेटिक डेटा सेट क्रिएट करते हैं अपने जो ओरिजिनल डेटा सेट है। ये हमारे पास डेटा फ्रेम के अंदर जो थी, हमने देखा कि 65% जीरो वैल्यू थी, 65% जो थे ऐसे लोग थे जिनको, 35% ऐसे वैल्यू लोग थे जिनको हार्ट अटैक रिस्क था। हमें चाहिए था 50-50। तो स्मोट एक स्टेटिस्टिकल मेजर, स्टेटिस्टिकल मेथड है। वो क्या करता है, आपको 50-50 जो है ना तमाम वैल्यूज को निकाल के दे देता है। वो क्या करता है, सैम्पलिंग करता है आपके जो ओरिजिनल डेटा सेट है, और उसमें से आपके इम्बैलेंस को ख़त्म करके दे देगा। आपको एक सिंथेटिक डेटा, एक न्यू डेटा फ्रेम निकाल के देगा, जो कि आपकी वैल्यूज़ को क्या कर देगा, परसेंटेजेस को बराबर कर देगा। हमारे केस में माइनॉरिटी क्लास क्या है, माइनॉरिटी से मुराद कि ऐसी क्लास जिसकी जो वैल्यूज़ हैं बहुत कम है। जैसे हमारे पास इस क्लास की वैल्यूज़ बहुत कम थी, 35% वैल्यूज़ थी। ये जो है मेजॉरिटी क्लास है, ठीक है। तो हमारे केस में क्या होगा, इन आवर केस द माइनॉरिटी क्लास आर द पीपल हु आर नॉट एट द हार्ट अटैक रिस्क। इन लोगों का हार्ट अटैक रिस्क नहीं है, वो माइनॉरिटी में है, क्योंकि उनका डेटा हमारे पास बहुत ही कम है। स्मोक क्या, ये स्मोक का फंक्शन क्या करेगा, वो एक ऐसा सिंथेटिक डेटा सेट क्रिएट करेगा कि आपके पास जो है ना ये माइनॉरिटी क्लास और मेजॉरिटी क्लास इक्वल हो जाए। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे सबसे पहले स्मोक को। उसकी इंपोर्ट स्टेटमेंट है फ्रॉम इम्बैलेंस लर्न डॉट ओवर सैम्पलिंग, ठीक है। और हम लिखेंगे सॉरी, यहाँ पे इम्पोर्ट फ्रॉम आएगा। हमें कराना है इम्पोर्ट, किसको कराना है, स्मोट को, ठीक है। तो ये हमारे पास स्मोट इम्पोर्ट हो जाएगा। मैं अगर इसको रन कराऊं तो कोई एरर नहीं, अच्छा एरर मेरे पास आ रहा है, क्या है कि नॉट इम्पोर्ट द नेम, और मेरे पास कहीं पे कोई ना कोई गलत होगी, हो सकता है कि मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा हो। तो लेट्स मी जस्ट चेक।
वन सेकेंड, फ्रॉम इम्बैलेंस मोड डॉट ओवर सैम्पलिंग इम्पोर्ट्स मोड। अच्छा, मैं अपने वापस इसमें जाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे कोई इश्यू तो नहीं है। यहाँ पे क्या इशू आ रहा है? कैन नॉट इम्पोर्ट द नेम फ्रॉम एसक्यूएल और यूटिल्स प्रोग्राम। कोई इशू है इसके अंदर जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों है। खैर, मैं फिर अपनी कैगल नोटबुक के ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पर से देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रन करा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, मेरे ख्याल से मुझे इसको या तो डाउनलोड कराना पड़ेगा इस पूरी लाइब्रेरी को, इस वजह से इशू आ रहा है, वरना आना नहीं चाहिए था। लेट्स से एम लर्न को इम्पोर्ट इंस्टॉल कराते हैं। अगर जब तक ये हो रहा है तो फिर मैं देखता हूँ कि अगर जैसे ही हो जाता है वापस आके इसको रन कराते हैं, होना चाहिए कि ये हो जाए। लेट्स से कि रीस्टार्ट करते हैं अपने कर्नल को, और मुझे यहाँ से रन ऑल कराना है, तो यहाँ पे हो जाना चाहिए इसको। मैं तब तक ये भी रन ऑल करा लेता हूँ ताकि ये काम करना शुरू करे। मैं था यहाँ पे, तो लेट्स सी, हम यहाँ पे थे, अभी भी एरर है, नॉट इम्पोर्ट नेम। अच्छा, ये मैं अब यहाँ पे अपनी कैगल वाली नोटबुक के ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है इसको न जाने क्यों एरर दे रहा है अचानक से। पहले नहीं दे रहा था, अब अचानक से देने लग गया, जो कि मुझे नहीं मालूम क्यों आ रहा है। अच्छा, देखने की क्या इशू है। वापस जाता हूँ मैं अपनी कैगल नोटबुक में, और यहाँ से आपको लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमने किया क्या है। नीचे जाता हूँ मैं टास्क नंबर 6 पे, और टास्क नंबर 6 पे हम थे, तो यस, हम, अच्छा, हम स्मोट को कर रहे थे, ठीक है। मैं स्मोट को यहाँ पे दिखा रहा था कि हमने करना क्या। हमने स्मोट को इंपोर्ट कराना है सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इम्बैलेंस लर्न डॉट ओवर सैम्पलिंग, ठीक है। हमें किसको कराना है इंपोर्ट? स्मोट को। तो मैं यहाँ पे इसको रन कराऊंगा, यहाँ पे ये रन हो रहा है। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसके जैसे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर एग्जांपल मॉडल बिल्ड करते हैं ना, इस तरह से करके, तो हम उसका यहाँ पे एक वो लेते हैं, क्लास बनाते हैं, राइट। तो हम बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी स्मोट की क्लास बनाएंगे। हम यहाँ पे कहेंगे स्मोट, उसकी क्लास इस्तेमाल होगी, और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ, उसका नाम मैं रख रहा हूँ स्मोट नाम से। तो ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसकी क्लास को इंस्टेंशिएट करवाया। सेकेंड, अब मुझे करना क्या है, अपने अपने जो डेटा सेट है उसके ऊपर इसको अप्लाई करवाना है। वंस अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा स्मोट, लेट्स से कि यहाँ पे लिखना एक्स, हमें स्मोट लिखना है, स्मोट लिखना है, और उसके बाद हमें वो डेटा सेट प्रोवाइड करना है। अगर किसी को याद हो तो टास्क नंबर 5 के अंदर हमने जो है एक्स और वाई को अलहदा किया था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, सेपरेट कर लिया था टारगेट वेरिएबल को, और जो हमारा बाकी मानदा जो था डेटा सेट उसको सेपरेट कर लिया था। वाई के अंदर हमारा टारगेट वेरिएबल स्टोर्ड है, और एक्स के अंदर हमारा वो तमाम डेटा सेट जो कि हार्ट अटैक रिस्क के अलावा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर एक्स को प्रिंट भी करा के दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये हमारे पास एक्स है, इसके अंदर 48 कॉलम्स है। पहले हमारे पास जो थे ना डी एफ के अंदर दिखाऊं, तो डी एफ के अंदर हमारे पास 49 कॉलम्स है। हमने इसमें से ये आखिरी कॉलम जो था हार्ट अटैक रिस्क वाला, उसको रिमूव किया। हार्ट अटैक रिस्क वाला रिमूव हुआ तो 48 कॉलम्स हो गए, और हमारे पास एक्स और वाई सेपरेट हो गए, ठीक है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि अच्छा, अब मुझे इस एक्स और इस वाई के ऊपर क्या करना है, स्मोट का फंक्शन अप्लाई करना है। तो मैं वापस जाता हूँ अपने कोड सेल में, और मैं यहाँ पे लिखूंगा स्मोट एक्स वाई, और इनको स्टोर करा लेते हैं एक्स मोड के अंदर। ये रिटर्न करेगा, एक्स की वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कर देगा किस में, एक्स मोड की फंक्शन वेरिएबल में, और वाई की वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कर देगा वाई मोड के अंदर। लास्टली मैं यहाँ पे जो है एक्स मोड को लेट्स से कि प्रिंट कराता हूँ। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या चीज़ इशू किया है, मैंने कोई चीज़ अभी भी इसके अंदर इशू आ गया इसमें, एक्स मोड वाई मोड। ओ एक्चुअली मैंने इन सबको रन करवाया हुआ ना, तो मुझे एक सेकेंड दो, मैं यहाँ तो टास्क नंबर 5 तक वापस जाता हूँ। तो ये वापस रन होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको ऑल रन कराया ना, इस वजह से इशू करा रही है। सो होपफुली अब ये रन करा जाएगा। और इसके अलावा ना हमारी मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, तो मैं एक आप सबको ना न्यू मीटिंग का लिंक सेंड करता हूँ, तो उसको ज्वाइन कर लें। मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और फिर मैं आपको न्यू मीटिंग का लिंक सेंड करता हूँ।